दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया है, यानी कि महागठबंधन से अलग हो गया है। महागठबंधन में लगातार नाराज चल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने आखिरकार कल महागठबंधन छोड़ने का फैसला कर लिया है। उससे पहले पटना में जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए इस फैसले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राजद का बहुत अपमान हमारी पार्टी ने सहा है। महागठबंधन में आरजेडी की दादागिरी चल रही है। हालांकि मांझी एनडीए में जाएंगे या नहीं, इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं बताया गया है। इसका फैसला लेने के लिए जीतन राम मांझी को अधिकृत किया गया है। हालांकि यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी हालत में जेडीयू में विलय नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार की जनता फिर काम करने का मौका देगी तो हर गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। जी हां, गांव-गांव से जोड़ते हुए एनएच, एसएच तथा प्रखंड तक आवागमन को और बेहतर बनाए जाएंगे। इसका कार्य योजना बनाने का निर्देश हमने दे दिया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पूरे राज्य में कुल 59,000 किलोमीटर सड़कें बननी है, जिसमें करीब 39,741 किलोमीटर सड़क और 447 पुल बन चुका है और 47,000 किलोमीटर सड़क और 300 पुल बनने की प्रक्रिया में अभी है। इस योजना में कुछ सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है, कुछ सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति मिलनी बाकी है। वहीं कुछ सड़कों का टेंडर फाइनल हो गया है और कुछ का टेंडर फाइनल होने वाला है। कोरोना की वजह से अब की बार मुहर्रम पर भी नहीं निकलेगी ताजिया और जुलूस। मुहर्रम को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। जी हां, देश भर में कोरोना का असर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का साया सभी तीज और त्योहारों पर भी पड़ रहा है। मुस्लिम समुदाय इस वक्त मुहर्रम का इंतजार कर रहा है। हालांकि मुहर्रम की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है, क्योंकि चांद देखने के बाद 10 दिन मुहर्रम की शुरुआत होती है। ऐसे में इसके 21 या फिर 22 अगस्त से शुरू होने के आसार हैं, जो 30 या फिर 31 अगस्त तक चलेगा। हालांकि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की तरह मुहर्रम पर भी कोरोना साया साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस बार मुहर्रम पर ताजिया और जुलूस निकाले जाने पर रोक लगा दी गई है। देश भर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक और यूपी से लेकर बिहार तक हर जगह प्रदेश सरकार ने मुहर्रम को लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। मोदी सरकार देश में खेती करने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देती है। इस योजना के तहत किसानों को अलग अलग किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें किसानों को बड़ा झटका लगने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक देश के वैसे किसान जिनके पास पिता या फिर दादा के नाम पर जमीन है, उन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, अब इन किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए नहीं आएंगे। आपको बता दें कि यदि कोई किसान खेती तो कर रहा हो, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या फिर दादा के नाम हो, तो वे किसान इस योजना का लाभार्थी नहीं बन सकते। इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जिसके नाम से खेती या फिर जमीन है। जी हां, इतना ही नहीं, अगर किसी किसान को 10,000 से अधिक पेंशन मिलता है या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो, पूर्व सांसद, विधायक या फिर मंत्री हो, या भी इनके परिवार के लोग हो, उन लोगों को भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों वैसे तो देश के कई राज्य बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन बिहार कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ जिले के 101 ब्लॉक में करीब 50 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जी हां, प्रभावित जिलों में सीमांचल के जिले सहित दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, सारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर जिला शामिल है। नीतीश कुमार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार बाढ़ राहत योजना के तहत बाढ़ से प्रभावित हर परिवार को बिहार सरकार द्वारा 6,000 रुपए की धनराशि मुआवजा के तौर पर देने का फैसला किया है। साथ ही साथ जिन लोगों के मकान, पशु, फसलों को नुकसान हुआ है, उसका भी मुआवजा मिलेगा। जी हां, जिस हिसाब से नुकसान हुआ है उसी हिसाब से मुआवजा मिलेगा। बिहार बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6,000 रुपए दिया जाएगा। बाढ़ से कपड़ों के नुकसान पर 1,800 रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ से बर्तन के नुकसान पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हां, बाढ़ से फसल के नुकसान पर भी 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे। बाढ़ से गाय, भैंस, मवेशी क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उसके लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ से घोड़ा के नुकसान पर प्रति घोड़ा 25,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। बाढ़ से भेड़, बकरी की क्षति पर प्रति पशु 3,000 रुपए मिलेंगे। मुर्गियों के नुकसान पर अधिकतम 5,000 रुपए मिल सकता है। मकान के नुकसान पर 95,100 रुपए मुआवजा मिलेंगे। पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 5,200 रुपए मिलेंगे। कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 3,200 रुपए मिलेंगे। झोपड़ी का पूर्ण नुकसान होने पर 4,100 रुपए मिलेंगे।
बिहार के गोपालगंज जिले के कई इलाकों में अब बाढ़ का पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन बाढ़ से हुई बर्बादी का मंजर देखकर ग्रामीणों को आने वाली जिंदगियों को फिर से बसाने की चिंता सताने लगी है। ऐसे लोग गांव में पहुंचकर बाढ़ के मंजर को देखकर आए हैं, लेकिन अभी तक वे गांव में रहने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। जी हां, वे अभी भी सड़कों के किनारे और बांध पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गंडक नहर पर सकला और बुचिया गाँव के 35 से 40 परिवार शरण लिए हुए हैं। कुछ दिन तो उन्हें सरकार की तरफ से भोजन मिला, लेकिन अब वह भी बंद हो गया है। आज भी ये लोग सरकार की ओर से मिले तिरपाल से झोपड़ी बनाकर दिन और रात गुजार रहे हैं। इनके सामने बाढ़ और बारिश से दोहरी मार परेशानी का सबब बनी हुई है। भादो महीने की अंधेरी रात और सड़कों पर जीवन गुजारना इनके लिए मुश्किल हो गया है। सकला गांव के राजेंद्र राम कहते हैं कि प्रशासन द्वारा जो तिरपाल दिया गया था वह भी फट गया है। किसी तरह कपड़ों के सहारे फिर से झोपड़ी बनाकर सिर और तन ढक रहे हैं। बारिश में तो ये भी सिर और तन छुपाने में असफल होते जा रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटों में 2451 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जी हां, आपको बता दें कि राज्य में रिकवरी रेट 75.01% चल रही है। कोरोना से संक्रमित हुए मरीज पिछले 24 घंटों में 3838 स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की कोरोना से जान चली गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,210 हो गई है। राज्य में अब तक 84,578 कोरोना संक्रमण मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 30,063 है। वहीं राज्य में अब तक 20,08,149 सैंपल की जांच की गई है। राज्य में लगातार 1 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा रही है और सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खतरनाक कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही वैज्ञानिकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई बड़े बड़े दावे किए गए हैं। इस दौरान वैज्ञानिकों ने कई पहलुओं पर रिसर्च करने के बाद लोगों को सतर्क किया है। एक ऐसा ही रिसर्च अमेरिका में हुई है, जिसके अनुसार वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना से संक्रमित 80% मरीज संपर्क में आए दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करते हैं। शोध के अनुसार सिर्फ 20% मरीज ही कोरोना के सुपर स्प्रेडर होते हैं। अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर में हुए एक शुरुआती अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना आमतौर पर सुपर स्प्रेडर घटनाओं के माध्यम से फैलता है और ऐसे कोरोना से संक्रमित लोगों से केवल 20% मरीज ही आगे दूसरों को संक्रमित करते हैं। लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय समेत राजद के 3 विधायक कल जदयू का दामन थाम लिए हैं। जी हां, इनमें रामलखन सिंह यादव के पौत्र और पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बेटे विधायक फराज फातमी शामिल है। फराज को राजद ने महेश्वर यादव और प्रेमा चौधरी के साथ पहले ही अपनी पार्टी से निकाल दिया है। फराज फातमी भी महेश्वर और प्रेमा चौधरी के साथ ही जदयू में शामिल होने वाले थे, लेकिन 2 दिन पहले आयोजित मिलन समारोह में दिल्ली में होने के कारण वे शामिल नहीं हो पाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार के पुलिस मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने औकात वाली टिप्पणी को लेकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से माफी मांगी है और साथ ही साथ निशाना भी साधा है। उनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की उनकी औकात नहीं है और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे सुशांत सिंह मामले में आरोपी हैं। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि औकात का मतलब हैसियत भी होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने की रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे सुशांत सिंह राजपूत मामले में FIR में एक नामजद आरोपी हैं। बिहार में भाजपा, जदयू और राजद के बीच नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर जंग छिड़ गई है। याद रहे कि बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद राजद ने नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा होने की बात कही थी। इस पर ही बिहार भाजपा ने ट्वीट करके राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। बिहार भाजपा ने कहा है कि राजद की चिंता ये नहीं है कि शिक्षकों को क्या मिलेगा, बल्कि राजद की चिंता यह है कि एनडीए सरकार ने बिहार में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी कर दी है। वहीं भाजपा ने कहा है कि इस वेतन बढ़ोतरी से लालू प्रसाद यादव के परिवार को कुछ भी नहीं मिल पाया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 4थी बार प्रथम पुरस्कार मिला है। जी हां, वही बिहार को निराशा हाथ लगी है। राज्य की राजधानी यानी कि बिहार की राजधानी पटना 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या की कैटेगरी में 47वें पायदान पर है। आपको बता दें कि इस कैटेगरी में यह सबसे निचला स्थान है। जबकि खास बात यह है कि 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ टॉप 10 शहरों में बिहार का कोई भी शहर नहीं है। हालांकि गंगा किनारे बसे 50,000 से कम आबादी वाले शहरों में सोनपुर ने प्रथम 10 में जगह बना पाई है। वहीं इसी श्रेणी में लखीसराय के बरहड़िया को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है।
जबकि गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे साफ शहर है। 1 से 10 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में बिहार के 26 शहर भी रैंकिंग में शामिल है। आपको बता दें कि पिछली बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को ओवरऑल रैंकिंग में 318वां स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि 2018 से भी 6 स्थान नीचे था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों का ऐलान गुरुवार को किया है, जिसमें इंदौर शहर को देश में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। कोरोना महामारी के बीच इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार राजनीतिक दलों के डिजिटल और प्रत्यक्ष प्रचार का मिलाजुला स्वरूप देख सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि वे बिहार में डिजिटल और उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष प्रचार के मिश्रण की अवधारणा पर विचार कर रहा है और महामारी के बीच होने वाले अन्य चुनावों में भी इसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए उम्मीदवारों के सीधे प्रचार करने पर कुछ पाबंदियां जरूर होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच आगामी चुनाव और उपचुनाव के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं और इस सप्ताह इनकी घोषणा की जा सकती है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से उछाल आया है। जी हां, गुरुवार को यानी कि कल सबसे ज्यादा 69,652 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28,36,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण के स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या करीब 21 लाख हो गई है और जांच में तेजी आई है। बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और उनकी टीम अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां इस निरीक्षण के दौरान गया और मधेपुरा मेडिकल कॉलेजों की हालात देखकर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों की लतार लगाई है तथा कार्रवाई के भी संकेत दे दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मधेपुरा और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल बोध गया के हालात को देखते हुए सचिव ने कहा है कि जो अधिकारी काम में लापरवाही कर रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पंचायत सचिव बनने के चाह रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि बहुत जल्द बिहार पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत सचिव के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग पंचायत सचिव के 5,000 खाली पड़े पदों को भर्ती के लिए तैयारी कर रही है। इसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी खाली पड़े पदों पर भरने की तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 5,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। आप नजर बनाए रखें। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के केवल पत्थरों का ही उपयोग किया जाएगा और यह मंदिर 1000 से ज्यादा सालों तक खड़ा रहेगा। यह दावा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को कही है। विश्व हिंदू परिषद के भी वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत ने कहा है कि IIT चेन्नई से आए देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग और केंद्रीय भवन शोध संस्थान के वैज्ञानिकों को भी मंदिर की निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। चंपत राय ने कहा कि लार्सन एंड ट्रूब्रो कंपनी मंदिर निर्माण का काम करेगी। IIT चेन्नई को मिट्टी की मजबूती की जांच और CBRI से भवन को भूकंप निरोधी बनाए जा रखने के लिए आवश्यक सलाह ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर के भवन के निर्माण के लिए करीब 10,000 तांबे की छड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग निर्माण प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं वे तांबा भी दान कर सकते हैं। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 1 से 2 दिनों में ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है। रेल पुल के समीप पानी का दबाव कम होने के बाद इंजीनियरिंग विभाग की टीम ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। ट्रेनों के परिचालन को लेकर पहले पुल से लाइट इंजन का परिचालन कराया जाएगा। आपको बता दें कि 24 जुलाई से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हाईघाट थलवारा स्टेशन के पुल संख्या 16 पर बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने की वजह से उक्त रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। 24 जुलाई को समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हाईघाट थलवारा स्टेशन के पुल संख्या 16 पर यह पानी का दबाव 47.90 मीटर मापा गया था। वहीं 19 अगस्त को पानी का दबाव घटकर 47.82 मीटर पर पहुंच गया है। बीते 25 दिनों से उस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद होने के बाद दरभंगा से खुलने वाली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर दरभंगा रूट से हो रही है। बिहार में खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई तरह के बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि राज्य के किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना ना पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूत हो सके। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए सरकार 75,000 रुपए का अनुदान दे रही है। खबर के मुताबिक ये अनुदान मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत दिया जा रहा है। बिहार में खेती करने वाले किसान इस योजना का लाभ उठाकर सोलर पंप खरीद सकते हैं। इससे खेती की सिंचाई करने में आसानी होगी, साथ ही साथ डीजल या फिर बिजली की भी जरूरत नहीं
नहीं पड़ेगी। इससे किसानों को आर्थिक स्थिति में भी बेहतर होगी। आपको बता दें कि पंप लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए किसानों की खेती में पर्याप्त सूर्य की किरण मिल रही है या फिर नहीं, इनकी जांच बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ब्रेडा की टेक्नीशियन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम करेगी। इसके बाद आपको अनुदान की राशि सीधे बैंक अकाउंट में आएगी। अगर आप इस सोलर पंप पर अनुदान लेना चाहते हैं तो आप बिहार कृषि विभाग के अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। आवेदन के दौरान आपसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और कुछ जरूरी कागजात की मांग की जाएगी। बिहार में लाखों युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इन युवाओं के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह नोटिफिकेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट के पदों के लिए काउंसलिंग के लिए जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग सैनिटरी इंस्पेक्टर पदों के लिए काउंसलिंग 27 और 28 अगस्त 2020 को आयोजित करेगी, जबकि फार्मासिस्ट पदों के लिए काउंसलिंग 26 अगस्त 2020 को निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bis.nic.in पर विजिट करके काउंसलिंग की तिथि की जांच कर सकते हैं। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। जिस वेब पोर्टल पर भूख लेख से जुड़ी सभी प्रकार के डाटा अपडेट किया गया है, यानी कि सभी प्रकार के जमीन का डाटा अपडेट किया गया है। अब आप उस वेब पोर्टल की सहायता से बिहार भूख लेख नक्शा, अपना खाता, खसरा, खतौनी नकल ऑनलाइन के द्वारा देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट irc.bis.nic.in पर जाकर अपने जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना खाता जमाबंदी नकल और भू नक्शा का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने जमीन का लगान भी ले सकते हैं। यदि आप बिहार भूख लेख नक्शा, अपना खाता, खसरा, खातौनी नकल और जमाबंदी नकल की ऑनलाइन जानकारी लेना चाहते हैं तो आप राजस्व और भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त लागू कर चुनावी पिच पर उतरने से पहले ही मास्टर स्ट्रोक चला है। इसको रोकने के लिए विपक्ष के पास कोई भी क्षेत्र छन फिलहाल नहीं दिख रहा है। जी हां, बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कक्षा 1 से 12 वर्ग के लिए 4 लाख से अधिक पंचायत राज संस्थानों और नगर निकायों शिक्षकों के लिए सेवा नियमों को मंजूरी दे दी है। उन्हें अब सरकारी शिक्षकों की तरह कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPFO योजना का अंतर जिला हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। इसके अनुसार शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF का लाभ सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। जहां वहीं इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार ने चुनावी घोषणा की है। इस साल चुनाव में इन नियोजित शिक्षकों के परिवारों का साथ मिल रहा तो ठीक है, वरना इनके वेतन वृद्धि के लिए आने वाले सरकार के लिए सिर दर्द होगा। वैसे शिक्षक संघ सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सूबे में 8000 से अधिक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। बताया जा रहा है कि इन स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र पूरे होने तक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अंदर खाने से आ रही खबरों की माने तो शारीरिक शिक्षकों का मामला पद वर्ग समिति की तक पहुंच चुका है। बिहार में शारीरिक शिक्षकों की कमी है। इन्हीं कमियों को देखते हुए 8000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि 2006-2007 में ट्रेस शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। शारीरिक शिक्षकों का अब नाम बदल दिया गया है। कोरोना महामारी और उसके कारण किए गए लॉकडाउन की वजह से बच्चों की बाधित हुई पढ़ाई को देखते हुए अब बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड यानी कि BSEB ने भी सिलेबस को कम करने के लिए अपना प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है। फिलहाल सरकार के पास भेजे गए इस प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। सिलेबस में कटौती संबंधित मामलों पर फैसला लेने के लिए अभी प्रस्ताव को राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCTR और दूसरे शिक्षाविदों के पास अध्ययन के लिए भेजा गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।